सामने क्वेश्चन क्या लिखा है पहले? A die has two faces with number 1. तो एक डायस है जिसके दो फेसेस पे 1 मार्क है, 3 faces each with number 2, 3 फेसेस पे 2 मार्क है, 1 face with 3, एक फेस पे कितना मार्क है? 3। तो अगर देखा जाए तो 1 जो है वो 2 फेसेस पे है और 3 फेसेस पे 2 है और एक फेस पे 3 है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे डायस के। क्लियर? If die is rolled once, determine P of 2. P of 2 मतलब probability of getting 2. बताओ कितना है probability of getting 2 आने की probability। तो favorable outcome कितने हैं? 3। All possible outcome कितने हो गए? 6। तो 3/6 that is 1/2। क्या ये क्लियर? Probability of 1 or 3, 1 और 3, तो 1 और 3, तो ये 2 और ये 3, तो अगेन कितना आ जाएगा? 3/6 that is equals to 1/2। नेक्स्ट लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। 3 मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो ये कितना जाएगा? 5/6। क्या ये क्लियर हो गया सबको? दिखा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा है। हाँ तो समझो, यहाँ लिखा है इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। तो यहाँ पर पहले ये समझो कि टोटल 10,000 टिकट्स सोल्ड हुई है जिसमें 10 प्राइजेस है, 10 टिकट्स ऐसी जिसमें प्राइजेस है, बाकी कितनी टिकट पे प्राइजेस नहीं है? 9,990 टिकट्स ऐसी हैं जो नॉन प्राइस वाली टिकट्स है, नॉन प्राइस टिकट्स। क्या ये क्लियर हो गया? What is the probability of getting a prize if you buy 1 ticket? अगर तुम एक टिकट बाय करते हो तो प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या होगा? एक टिकट खरीदते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो लोग सोचो, मैं तब तक लिख रहा हूं विनिंग प्राइस फॉर 1 टिकट। चलो बताओ। हाँ बताओ अपने अपने क्या कॉम्बिनेशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी एक सिंगल चीज सेलेक्ट करते तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। लगा भी लोगे तो भी आंसर वही आएगा, हालांकि बिना लगा। हाँ नहीं 1/100 नहीं। सुनो एक मिनट, अगर मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 रेड बॉल है, 9,990 ब्लैक बॉल है, एक बॉल मैं निकाल रहा हूं, उस बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी बता कितनी? तो ये वाला फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम, ऐसा हमने किया है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं? जो प्राइसिंग वाली टिकट है वो कितनी है? 10। ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल टिकट्स कितनी है? 10,000। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 1,000। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज फॉर 2 टिकट्स। अगर आप 2 टिकट्स खरीद रहे हो तो जब भी एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट होती है तो कॉम्बिनेशन लगता है। कॉम्बिनेशन में मैं पहले बोल रहा हूँ, सुनो, कॉम्बिनेशन में पहले डिनोमिनेटर में ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। तो ऑल पॉसिबल मतलब टोटल कितने अवेलेबल है उसमें से कितना सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आएगा 10,000 C2 और फिर न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल तुमको प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये नॉट गेटिंग बोल रहा है क्या? मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ ना, मैं गेटिंग ए प्राइस की प्रोबेबिलिटी निकाल दे रहा हूँ। तो नॉट गेटिंग ए प्राइस की क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा। नॉट गेटिंग ए प्राइस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा 9,990 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 10,000।
क्या ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगर 2 टिकट बाय कर रहे हो तो नॉट गेटिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9990C2। तो 9990C2 ये हो गया फेवरेबल और ये कितना हो गया? ऑल पॉसिबल। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर 10 टिकट्स बाय कर रहे हो तो प्राइस नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9990C10 डिवाइडेड बाय 10,000C10। दैट्स इट। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, लिख लो, फिर उसके बाद मैं 1-2 चीजें आप लोगों से पूछता हूँ, आंसर करना। हो गया? आयुष तेरा हो गया? चल, मेरे तरीके से क्वेश्चन है। मान ले 5 बॉयज और 5 गर्ल्स का एक ग्रुप है जिसमें से 2 बॉयज और 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं। चार टोटल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से वो जो 4 सिलेक्शन है उसके 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी? बाकी लोग लिख रहे थे इसलिए मैं उससे बस पूछ रहा हूं। हटा दो मैं इसको। देखो, अब मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे समझना कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होगा। मान लो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स का एक पूरा ग्रुप है, तो टोटल कितने बच्चे हो गए इसमें? 10। इसमें से 4 बच्चे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इन 4 बच्चों में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। आंसर देने पे मत जाओ, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है? तो इतने टोटल लोग हैं, 4 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, वो 4 में से 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, और ऑल पॉसिबल आउटकम में हम ये देखेंगे कि टोटल कितने लोग थे और टोटल कितने सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ नीचे क्या आएगा? 10C4, क्योंकि 10 टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है और 4 का सिलेक्शन चल रहा है। क्या ये क्लियर? और न्यूमरेटर में क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल में 5 बॉयज में से 2 बॉयज का सेलेक्ट होना, मतलब 5C2 इंटू 5C2। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि जो इन 10 में से 4 सेलेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर बॉयज, सारे के बॉयज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एग्जैक्टली मतलब ऑल ऑफ देम आर बॉयज, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या डिनोमिनेटर में चेंज होता है यहाँ पर? नहीं, डिनोमिनेटर में क्या होता है? 10C4। न्यूमरेटर में क्या जाता? 5C4। 4 बॉयज में से 5 में से 4 बॉयज सेलेक्ट होने चाहिए और गर्ल्स एक भी सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या हो जाता? 5C0। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो ये बोला होता कि what is the probability of getting 1 boy and 3 girls? 5C1 into 5C3 और डिनोमिनेटर में क्या था? 10C4। तो क्या ये दिमाग में चलेगा तुम लोगों के कि कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है? डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में उस चीज की पॉसिबिलिटी आएंगी जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ उसी के जैसा है, पढ़ना। इधर सामने क्या लिखा है? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड। तो पहले ना यहाँ पर हम इस चीज को एक ग्राफिकल वे में समझते हैं। 100 स्टूडेंट थे जिनसे 2 सेक्शन बने, एक में 40 थे और दूसरे में 60 थे। ये क्लियर हो गया? इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, what is the probability that you both enter in the same section? ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, वो दोनों के सेम सेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको निकालनी है। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना 2 सिचुएशन होगी, या मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं जो पिछले क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा था ना, उसी में और एक केस बताता हूँ, तो शायद ये बेटर वे में समझ में आए। ठीक है, अगर मान लो सेम सिचुएशन में आपको ये बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट
एटलीस्ट वन बॉय, अगर ये बोला सेम सिचुएशन है, 5 बॉयज है 5 गर्ल्स है, 4 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं और अब आपको बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन बॉय कितना होगा। तो इस सिचुएशन में हम पहले क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टू बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 4 बॉय। क्या ये समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉय का क्या होगा, बताओ आंसर। 5C1, तो यहाँ पर 5C1 क्योंकि 5 में से एक बॉय सेलेक्ट होगा और बाकी 3 जो है वो गर्ल सेलेक्ट होंगी, मतलब क्या लेंगे इनटू 5C3 डिवाइडेड बाय 10C4। क्या ये समझ में आया? ये एग्जैक्टली वन बॉय सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब 2 बॉय सेलेक्ट होने की क्या हो जाएगी, प्लस 5C2 इंटू 5C2 अपॉन 10C4। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में नेक्स्ट वाले की आएगी। क्या ये क्लियर हो गया? ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय सभी की प्रोबेबिलिटी को निकाल के हमने क्या किया यहाँ पर सम। अब ये क्वेश्चन इससे कैसे रिलेटेड है, इसमें बोल रहा है कि दोनों सेम सेक्शन में होने चाहिए, मतलब या तो दोनों ये वाले सेक्शन में हो जिसमें 40 बच्चे हैं, या तो दोनों ये वाले सेक्शन में हो जिसमें 60 बच्चे हैं। तो पहले हम ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इन सेम सेक्शन लिखो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर या बोथ आर इन सेम सेक्शन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब यहां पर पहले तो मैं डिनोमिनेटर आपसे पूछूंगा और मैं ये मान रहा हूं कि पहले दोनों किस सेक्शन में गए हो, ये वाले सेक्शन में गए 40 वाले। ठीक है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर क्या आएगा, 100C2, क्योंकि टोटल 100 है उसमें से 2 बच्चों का सेलेक्ट कर रहा है, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 40C2, मतलब दोनों इस सेक्शन में गए तो ये प्रोबेबिलिटी। क्या ये समझ गए? प्लस अगर मान लो इसमें नहीं गए तो यहां पर गए तो भी तो दोनों सेम सेक्शन में हो गए, तो बताओ इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 60C2 अपॉन 100C2। क्या ये सबको समझ में आ गया? दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करो, बताओ एक बार कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, 100C2, ये कितना हो गया 40C2 प्लस 60C2। अब इनका कैलकुलेशन मैं साइड में कर लेता हूं, तो 40C2 कैसे कैलकुलेट होता है, शॉर्टकट तरीका 40 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे ही होता है। ये 2 से कटेगा, कितने बार में जाएगा 20। हाँ ठीक है, वैसा भी कर सकते, नहीं काटे, चलो यार सब तो कट ही जाएगा ना, काट देते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं ये नहीं काटता, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ इतना लिख देता हूँ 20 इंटू 39 प्लस, उसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 60C2, तो 60 इंटू 59 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू 59। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में 100C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 99। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक काम करो, न्यूमरेटर से 10 कॉमन निकाल लो, तो न्यूमरेटर से 10 कॉमन निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 39 प्लस 3 इंटू 59। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना है 50 इंटू 99। क्या ये क्लियर? ये एक 0 और ये एक 0 कट जाएगा। अब न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना होगा, 39 का डबल कितना होता है 78 प्लस उधर 59 इंटू 3 कितना हो जाएगा 177। हाँ 177 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अभी मल्टीप्लाई मत करो, 5 इंटू कितना है ये 99। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों नंबर्स को 255
डिवाइडेड बाय 5 into 99। 5 से कटेगा 5 5 सा 5 1 सा, 3 से कटेगा 3 3 सा 9 3 3 सा 9 और 3 से कितने टाइम से कटेगा 17। तो ये आएगा 17/33। क्या ये क्लियर है सबको? ओके कर लो, ये सॉल्व कर लो पहले पूरा। हो गया? सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा और कैसे होगा? आसान तरीका से थोड़ा 47 into 66 चलेगा। नहीं है समझ में भाई? मान ले ये मेरा इवेंट ए है ना, कि दोनों सेम सेक्शन में आना, तो दोनों सेम सेक्शन में नहीं आना तो क्या हो जाएगा? ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मानता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब दोनों का सेम सेक्शन में नहीं आना, तो 1 - 17/33। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16/33। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Three letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं है समझ में? तो ये समझ लो कि हमारे पास 3 लेटर है, L1, L2 और L3, और 3 एनवलप्स थे। ये इसको नाम देता हूं E1, E2 और E3। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर L1 रैंडमली इन लेटर्स को एनवलप के अंदर डाल रहे हैं, क्या हो सकता है? L1 इसके अंदर जाए, L2 इसके अंदर जाए, L3 इसके अंदर जाए, मतलब तीनों लेटर्स जो है वो करेक्ट एनवलप पे गए। और क्या हो सकता है? L1 इस पे चला जाए, L2 इस पे चला जाए, L3 इस पे चला जाए, मतलब तीनों जो है वो रॉन्ग पे गए। ठीक है, आप तो ये समझ गए ना सभी? तो अब आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप। अब इसको समझने के लिए आप पहले ये देखो कि अगर मान लो मैं एक इवेंट ए लिखता हूं और उसको लिखता हूं नो लेटर इज इन करेक्ट एनवलप, ये इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूं। तो इवेंट ए डैश क्या होगा? नो लेटर मतलब कोई भी करेक्ट एनवलप में नहीं गया, ये मेरा इवेंट ए है। ए डैश क्या होगा? एट लीस्ट वन लेटर इज इन करेक्ट एनवलप, यही होगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आएगी? अगर मैं ये बोलता हूं कोई भी पास नहीं हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कम से कम एक पास होना, यही होगा ना? ठीक है, तो दैट्स इट। ये ए है और ये क्या है? ए डैश। तो यहां पर आप क्या निकाल लो? आप एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर उसके ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसके लिए हम दो चीजें, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो आपको दो चीजों की जरूरत है। कौन सी दो चीजें? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये दो चीजें चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो सबसे पहले एन ऑफ एस निकालते हैं। एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो अगर रैंडमली अगर आप इन लेटर को इसके अंदर डाल रहे हो तो टोटल कितने तरीकों से डाला जा सकता है? 9 तरीकों से डाला जा सकता है। 6 होगा ना, क्योंकि पहले मान लो मैंने ये एनवलप चूज किया
इस एनवेलप के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। सो इस एनवेलप में 3 तरीकों से लेटर को फिल किया जा सकता है। अब एक लेटर इसके अंदर आ गया, अब दूसरे एनवेलप के लिए कितने लेटर्स बच गए? 2 लेटर्स बच गए। तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शंस हो गए। और आखिरी वाले के पास कितने ऑप्शन बच गए? 1 ऑप्शन बच गए। तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ जाएगा? 6। तो टोटल 6 अलग अलग तरीकों से इन लेटर्स को एनवेलप में डाला जा सकता है। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ n ऑफ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब n ऑफ a मतलब कोई भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं है, ये काउंट आपको बता रहा है। तो इसका काउंट कितना होगा बताओ? नहीं, अरे तुम लोग लॉजिकली क्यों नहीं सोचते? देखो, जैसे मान लो पहले मैंने ये वाला लेटर, ये वाला एनवेलप लिया। अब मेरी कंडीशन क्या है कि कोई भी लेटर करेक्ट एनवेलप में नहीं आना। तो इस वाले एनवेलप में मैं इसको नहीं डाल सकता, तो किसको डाल सकता हूँ? या तो इसको या तो इसको। समझ में आया? तो इस वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे? 2 ऑप्शन हो गए। अब उसके बाद बच गया ये सेकंड वाला बच गया। समझ में आ रहा है? तो सेकंड वाले में जो बच गया था उसके पास भी कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 2 ऑप्शन हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक इसमें हो गया। नहीं, एक मिनट ना, एक मिनट। इसमें मैं जस्ट अ सेकेंड, एक काम करते और इजी तरीके से इसको बना लेते। हम ये वाली काउंटिंग नहीं करते, हम सीधे रॉन्ग काउंटिंग कर देते हैं। तो जैसे मान लो रॉन्ग कब होगा? जब L1 इसमें जाएगा, L2 इसमें जाएगा और L3 इसमें जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एनवेलप? L1 E2 ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? L2 E3, फिर क्या हो जाएगा? L3 E1 ये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या हो सकता है? L1 इसमें चला जाए, L2 इसमें चला जाए और L3 इसमें चला जाए। 2 ही आ रहे हैं ना इसमें, तो दूसरे ज्यादा तो आएंगे नहीं। L1 और फिर किसमें चला जाएगा? E3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? L2 किसमें चला जाएगा? E1 और L3 किसमें चला जाएगा? E2 में। दैट्स इट। ये 2 ही पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। और कुछ भी चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट पे आ जाएगा, एक करेक्ट में चला जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम आपकी कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ओनली 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। ये 1/3 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? कि नो लेटर इज इन करेक्ट एनवेलप। तो अगर आपको निकाला एटलीस्ट 1 लेटर इज इन करेक्ट एनवेलप, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो आ जाएगा 1 माइनस 1/3। सो आंसर विल बी 2/3। क्या ये समझ में आ गया सबको कैसे निकला है? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। हो जाएगा तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर वैसे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ओपन करके रखिए। मैं निकाल रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चन दूंगा इसके बाद। हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ये पूरा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो ये नोट डाउन करो सारे बच्चे जल्दी से। ये चीजें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पहले नोट डाउन करो। हाँ, ये तुम लोग जो पहले से पढ़ रहे हो वो बना सकते हो। तो तुम लोग बनाना चाहते हो, ज्वाइंट का लगेगा, बाकी सारे फॉर्मूले लगेंगे। और रोमांस को जल्दी से नोट कर, तेरे को बताऊंगा। और कौन कौन इसको बना सकता है ये वाला? ओके, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये तीनों डेटा नोट डाउन कर लिया। अब सबसे पहला फॉर्मूला, जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लो। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है A यूनियन B का, जो सेट में भी हम पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A
इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। मोबाइल फास्ट नोट करना, क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पे 0.54 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्लेस पे 0.69 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0.35। जल्दी से कैलकुलेट करके बता कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 0.88 आ रहा है। Yes, मेरा सेकंड का 0.12 अभी से सॉल्व करेंगे। हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या फॉर्मूला बताया था इसका? ब्रैकेट में ए डायरेक्ट अगर लिखते ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कितना है भाई ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.88, तो कितना आ जाएगा 0.12। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना जिनको याद नहीं है। अच्छा, एक इसी के जैसा एक और फॉर्मूला है, कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। क्या होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखना ये दोनों तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना है थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। किसी को याद है इसका फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद नहीं था ये फॉर्मूला? अरे यार कितने बार तो बताया हूं मैं। ये देख इधर पे ऐसा, ये मान ले तेरा इवेंट ए है, ये तेरा इवेंट बी है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को। इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। समझ गया? और ये निकालने के लिए पूरे ए में से क्या माइनस करेगा? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। पूरे ए में से क्या माइनस करेगा? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो बता जल्दी से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास? 0.54 माइनस 0.35 कितना है? 0.19। फिर इसी तरीके से अगर ये लॉजिक समझ गए तो मुझे बताओ अगले वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया ये चीज? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू देखो तो कितनी है? 0.69 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है? 0.35। कितना आएगा डिफरेंस? 0.34। दैट्स इट। क्या ये सभी समझ गए? ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ये वाले जो फॉर्मूले है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो रीजन है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूँ, ये कौन सा चीज को बताता है? बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हटा दो पूरा मैं दिखा दो। हो गया तो बताना, फिर मैं हटा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको।
बन रहा है? ये सारे क्वेश्चन तेरी बुक में है ना, ये वाला जो अभी वो आते हैं तो एक बार देख लो जल्दी से इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी 5 persons आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन ए मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर्स ऑफ 5 persons आर एज फॉलोज। तो 5 लोग हैं, हरीश, रोहन, शीतल, अलीस और सलीम। जेंडर गिवन है, उनकी एज गिवन है और बोल रहा है कि इसमें से a person is selected at random from this group to act as a spokesperson। तो एक पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। What is the probability that the spokesperson will be either a male or a 35 years or over 35 years? तो जिस पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके मेल या 35 ईयर्स से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 5। फेवरेबल आउटकम के लिए आप ये दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर लो, मेल को ले लो और उन लोगों को ले लो जो 35 ईयर से ज्यादा है। तो मेल वाले तो ये 3 आएंगे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कोई भी एज हो। और 35 ईयर से ग्रेटर वाली फीमेल मतलब कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर आ जाएगा 4/5। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा नहीं लग रहा है? डिटेल में बनाओ। So let event A that the person selected be a male. Event B क्या ले लेना? Over 35। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। समझ में आया? जो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। समझ गया ये चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब मेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ओवर 35 होने की प्रोबेबिलिटी, तो ओवर 35 वाले कितने हैं? 2/5। तो कितना आ जाएगा? 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 35 से ग्रेटर मेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो 35 से ग्रेटर वाले मेल कितने हैं? एक ही है ना, तो कितना हो जाएगा? -1/5। तो कितना आ जाएगा? सिंपलीफाई करेगा तो 4/5। समझ में आएगी नहीं? अगर एक्सियोमेटिक फॉर्म में बनाएगा तो वैसा डायरेक्ट बनाएगा तो ऐसा। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बनेगा? समझो पहले तो यहाँ पर पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन लगेगा, तो मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट कौन सा अवेलेबल है? 0, 1, 3, 5 और 7 ये डिजिट्स अवेलेबल है। और इन डिजिट्स को यूज करके आप कितने डिजिट वाला नंबर बना रहे हैं? 4 डिजिट। तो 4 डिजिट नंबर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं और वो जो 4 डिजिट नंबर है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब डिजिट रिपीट हो सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहले मैं यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालूंगा। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी के लिए पहले ऑल पॉसिबल आउटकम फिर फेवरेबल आउटकम, मतलब n ऑफ s ऑल पॉसिबल आउटकम। तो वो नंबर जो इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं जो कि 5000 से बड़े हैं वो कितने होंगे? तो उस काउंटिंग के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस प्लेस के साथ। तो इस प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, या तो ये प्लेस 5 हो सकता है या फिर इस प्लेस का डिजिट 7 हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी और लोगे तो वो 5000 से छोटा हो जाएगा। समझ गए? अगले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास 5 ऑप्शंस है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है?
अगले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है? 5। तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं? तो वो फेवरेबल में आएगा ना। अभी तो हम ऑल पॉसिबल निकाल रहे हैं ना। जब मैं यहाँ पर इवेंट ए मैं ले रहा हूँ, इवेंट ए लूंगा कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब मैं एन ऑफ ए का काउंट लूंगा तब मैं उस चीज को ध्यान में रखूंगा। क्या ये क्लियर हो गया? आयुष तेरे को भी समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो बताओ एन ऑफ एस का वैल्यू कितना आएगा? गलत बताओगे अभी भी मैं जानता हूँ। कितना आएगा? अरे बोलो, जो भी है। गलत बोल रहे हो तो बोलो गलत। कितना आएगा? 250। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा ना। ये भी गलत। -1 करेंगे और आंसर आएगा 249। अब बताओ -1 क्यों किया? यस, रीजन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 5000। ग्रेटर देन 5000 मतलब इसमें 5000 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं 5 रखूं, बाकी सब जगह 0 लूं, तो 5000 नंबर भी इस काउंटिंग में आ जा रहा है। तो इसलिए मैं -1 करूंगा। तो फेवरेबल और पॉसिबल आउटकम कितने आ जाएंगे? 249। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब फेवरेबल आउटकम के लिए हम वो काउंटिंग लेंगे, वो 4 डिजिट वाला नंबर लेंगे जो कि 5 से डिविजिबल। ऑब्वियसली वो नंबर क्या होना चाहिए? 5000 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करें इसके डिजिट्स को फिल करना? यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेस पे मैं पुट करता हूं 0, मतलब अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये मान लेता हूं। ठीक है, तो इस प्लेस पे मैंने 0 पुट कर दिया। अब मेरे पास जो डिजिट्स बच गए हैं, अच्छा डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं ना, लेकिन डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो अगला प्लेस में ये वाला डिसाइड करता हूं। तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस है स्टिल। कौन कौन से 2 ऑप्शंस है? या तो 5 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। क्या ये क्लियर हो गया? बाकी प्लेसेस के पास कितने कितने ऑप्शंस है? इसके पास भी 5 और इसके पास भी 5। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5 5 25 और 25 2 50। तो 50 डिजिट्स ऐसे, 50 नंबर्स ऐसे बने हैं जो कि लास्ट डिजिट कितना क्या हो उसका? 0 हो और 5000 से क्या हो? बड़े हो। एक और कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन क्या हो सकती है? यहाँ पर 5 आ जाए, मतलब एक ऑप्शन हो गया। यहाँ पर अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 और 7 हो गया। इसके पास भी 5 ऑप्शन और इसके पास भी 5 ऑप्शन। फिर अगेन ये कितना आ जाएगा? 5 5 25 और 2 50। तो +50 ये वाले भी बन गए। -1 होगा क्या? क्या लगता है? होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी 5 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आ सकता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? 99। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए? 99। समझ में आएगी चीज? अब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी? 99/49। सिंप्लीफाई होगा क्या? 33/83। चेक कर लेना एक बार आंसर सही आ रहा है कि नहीं। क्या वो नहीं करोगे चेक? कर जल्दी। सौभाग्य को वो चेक करेगा। अब बाकी लोग इसको कंप्लीट करो, और ये हो गया तो फिर नेक्स्ट ट्राई करो। मिसलेनियस का 9 क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट का क्या आंसर है? देखा ही नहीं था, इसीलिए मैं जानता था ना, इसीलिए सर कटा हुआ बोर्ड का पेज ही सही कैसे हो? ये हो गया सबका। सेकंड पार्ट ट्राई करो, चलो जल्दी। सेकंड पार्ट में जो सैंपल एक्सप्रेस बनाएंगे वो डिजिट को रिपीट करके बनाएंगे। डिजिट को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि लिखा है ना सेकंड पार्ट में डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। 33/83 करेक्ट। सेकेंड पार्ट में पहले ये बताओ एन ऑफ एस कितना आ रहा है, आया क्या किसी का? एन ऑफ एस में बोला डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो अगेन हमारे पास 0 1 2 3 नहीं 0 1 3 5 एंड 7 ये डिजिट्स है हमारे पास, 4 केसेस है और ये नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 5000 होना चाहिए। हाँ बताओ अब सबसे पहले कैसे शुरुआत कर रहे हैं? सबसे पहले इस प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस है, या तो 5 आ सकता है या फिर 7। इस प्लेस के पास 4 क्योंकि अब डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। इस प्लेस के पास 3 और इस प्लेस के पास 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके कोई डाउट? एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। ओके अब एन ऑफ ए निकालने के लिए एन ऑफ ए में क्या बोल रहा है? डिजिट जो है इवेंट ए, अब हम किसको ले लेंगे? डिविजिबल बाय 5। हाँ डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 में 2 कंडीशंस कंसीडर करेंगे। पहला जब ये वाली डिजिट क्या हो 0, जब ये वाली डिजिट 0 है ग्रेटर देन 5000 है, मतलब इसके पास कितने ऑप्शन हो गए? ओनली 1। अब ये वाले प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो 5 आ सकता है या फिर 7। इसके पास कितने ऑप्शन है? तो यहाँ पर 1 यूज हो गया, यहाँ पर 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, तो कितने बच गए? 3। और आखिरी वाले के पास कितने ऑप्शन? 2। मतलब कि एन ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 2 4 प्लस सॉरी 2 2 4 3 12, ये 12, लेकिन 12 एंडिंग हुआ ना अभी। अभी क्या करना पड़ेगा? लास्ट डिजिट को क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। अब अगर मैं लास्ट डिजिट को 5 लेता हूँ तो उसके पास कितना ऑप्शन हो गया? 1। तो यहाँ पर इस डिजिट के पास कितने ऑप्शन बच गए? एक ही ऑप्शन बच गया ना, यहाँ पर क्या आ सकता है? सिर्फ 7 आ सकता है क्योंकि अब डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। अब इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन बच गया? 3 और इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन बच गया? 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 6। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 18। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 18। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 3 18, 6 8 48, सो आंसर विल बी 3/8। चेक कर लो ये आया क्या सभी का? क्या ये क्लियर है सबको? तो ये इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो इसमें आपकी दोनों चीजें टेस्ट हो जाती है कि आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले चैप्टर का कितना नॉलेज है और प्रोबेबिलिटी का, तो ध्यान रखना। हटा दो इसको फिर मैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ो। नहीं बन रहा है बताओ देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 4 वैकेंट प्लेसेस है जो 4 व्हील्स होते हैं सूटकेस की, ठीक है। इसमें नंबर कौन कौन से? 0 1 2 3 4 ऐसा करके 9 तक के नंबर्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें बस आप ये चीज चेक करो क्या डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं। नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब पहले प्लेस के पास कितने ऑप्शन हो गए? 10। दूसरे प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 9। तीसरे प्लेस के पास 8 और आखिरी वाले के पास 7 है। ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके। कितने आ रहा है? 5 0
40, ये ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या ये समझ गए? अब ये लॉक कब ओपन होगा? जब इसका करेक्ट सीक्वेंस डलेगा और वो पैटर्न एक ही होगा, सिंगल होगा। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। क्या ये समझ में आ गया? तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/5040। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो अब मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे रहा हूं, नोट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना, two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. तो यहाँ पर अनिल के एग्जाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 0.05। आगे लिखा है and that Ashima will qualify is 0.10. Full stop. The probability that both will qualify is 0.02। फिर आगे क्वेश्चन में फाइंड फर्स्ट पार्ट है both will not qualify. Second है at least one of them will qualify. At least one of them will qualify. Third, at least one of them will not qualify. At least one of them will not qualify. बाकी सब सेम है। At least one of them will not qualify. Fourth है only one of them will qualify. Only one of them will qualify. नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? ओके, तो सबसे पहले ना जो अनिल का क्वालिफाई करना उसको ए मानता हूं, अशीमा का क्वालिफाई करना उसको बी मानता हूं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, कितना गिवन है? 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.10। अब ये बोथ मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों का क्वालिफाई करना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, 50 बार बता चुका हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, कितना गिवन है? 0.02। क्या ये क्लियर हो गया? अब सबसे पहले मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। नहीं, इसका लॉजिक लगाओ, ऐसा नहीं कुछ भी वो रीजन। पहले इसका मीनिंग समझो। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब कि कम से कम दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करना चाहिए या फिर दोनों क्वालिफाई करने चाहिए। इट मींस आइदर ए क्वालिफाई और बी क्वालिफाई।
या दोनों क्वालिफाई। क्या ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? ए और बी निकालना है। ए और बी, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब होता है या तो ए करे, या तो बी करे, या तो फिर दोनों करे। तो इसमें तो वही कंडीशन आ गई ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब निकाल लोगे ये सब? क्या फॉर्मूला है? उमांश बताएगा ए यूनियन बी का, जल्दी बता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? तो ये दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस कर दो, तो 0.13। क्या ये आ गया सभी का? फर्स्ट पार्ट में, अब फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। बोथ विल नॉट क्वालिफाई। 0.8। क्या मैं इसे वेन डायग्राम से समझाऊं? वेन डायग्राम से देखो, ये मान लो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया, समझ गए? अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये अनिल का है क्वालिफाई करना, और ये दूसरा वाला ले लेते हैं, ये अशिमा का है क्वालिफाई करना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पहले पार्ट में क्या बोला है? बोथ सेकेंड पार्ट में क्या बोला? एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब क्या रहेगा? पूरे यूनियन। फर्स्ट पार्ट में बोला बोथ विल नॉट क्वालिफाई। बोथ विल नॉट क्वालिफाई मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोथ विल नॉट क्वालिफाई। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? वन में से किसको माइनस कर दोगे? यूनियन। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई, इसका आंसर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.13, आंसर आ जाएगा 0.87। क्या ये क्लियर है? नोट क्यों नहीं कर रहे? थर्ड पार्ट का बताओ। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। कितना बोल रहा है? 0.87। लोग सोचो क्या क्या बोल रहे हैं? और बाकी बच्चों का सबका आंसर चाहिए मुझे। थर्ड पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। और मैं ये सजेस्ट करूंगा तुम लोग वेन डायग्राम को देख के आंसर करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब कम से कम एक जो है वो नॉट क्वालिफाइड होना चाहिए। समझ रहे हो? कम से कम एक नॉट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि दोनों क्वालिफाई करते हैं, उसको छोड़ के बाकी पूरा। तो दोनों क्वालिफाई करने वाली कंडीशन देखो यहाँ पर कौन सी है? दोनों के क्वालिफाई करने वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली है। और इसके बाहर वाली जो कंडीशन है, जो यहाँ पर आ रहा है उसमें ए क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है उसमें बी क्वालिफाई कर रहा है, जो दोनों के बाहर आ रहा है उसमें कोई भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब कम से कम एक नॉट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो हम किसको लेंगे? सारा कुछ लेंगे, सिर्फ ये वाले पार्ट को छोड़ देंगे। समझ में आया? तो कैसे निकलेगा? 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.0। आंसर कितना आएगा? 0.98। सही बोला था, लेकिन वो फॉर्मूला वाला मेथड समझ में आना चाहिए, वेन डायग्राम समझ में आना चाहिए। समझ गए? तो ये वर्ड्स की मीनिंग आपको समझना है। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम will not qualify, बातें मत करो, इधर पे क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर तो बता नहीं रहे ठीक से, पीछे वाले को बोलो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस 0.02, सो दिस विल बी 0.98।
चलो फोर्थ का आंसर बताओ। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। सिर्फ वेन डायग्राम को देख के बताओ कि आंसर कैसे निकलेगा। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो इस वेन डायग्राम में वो कौन सा रीजन है जिसमें सिर्फ एक ही क्वालिफाई कर रहा है? रीजन को देख के बताओ, ऐसा कौन सा रीजन है सिर्फ जिसमें एक ही क्वालिफाई कर रहा है? या तो ये वाला रीजन होगा जिसमें सिर्फ ए क्वालिफाई कर रहा है, या तो फिर ये वाला रीजन होगा जिसमें सिर्फ बी क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर तुमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पिंक वाले पोर्शन की, तो कैसे निकालोगे? तो पूरे यूनियन की प्रोबेबिलिटी है तुम लोगों के पास, उसमें से क्या माइनस कर दो? इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी? वन ऑफ ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई वाली प्रोबेबिलिटी। समझ में आया ये? अनुष्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में रटने जाओगे तो कितने रटोगे? उसका कोई लिमिट नहीं है ना, क्योंकि वर्ड्स को घुमा फिरा के बोल सकता है। तो आपको वर्ड्स और वेन डायग्राम का मैच समझ में आना चाहिए, तब आप आराम से इसके आंसर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 0.87 माइनस 0.02, 0.85। कुछ पूछना है? जल्दी पूछ मेरे से। हो गया? अब अगर ये पूछा होता, अब मैं ओरली पूछूंगा, बिना पेन के आंसर करो, खाली डेटा को देख के, ठीक है? What is the probability that Anil qualified the exam but Ashima did not qualify the exam? Anushka बताना। What is the probability that Anil qualified the exam but Ashima did not qualify the exam? P of A में से इंटरसेक्शन B को माइनस कर दे। करेक्ट। P ऑफ A में से मतलब 0.05 में से किसको माइनस कर देंगे? A इंटरसेक्शन B, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है। What is the probability that Ashima will not qualify the exam? Ashima will not qualify the exam. Probability that Ashima will not qualify the exam. Ashima के एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कौन आंसर कर सकता है? हैंड रेज करो। आंसर आएगा 0.9। ये अशीमा के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो अशीमा के क्वालिफाई नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, मैं क्या पूछ रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्या ये क्लियर हो गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अशीमा एंड अनिल बोथ क्वालिफाई द एग्जाम? क्या निकालना है? क्या उसमें क्या निकालना है? अगर ऐसा बोल रहे तो नहीं, हाँ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने वैसे कर लिया, सिमिलर टाइप का। हाँ, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equals to 0.35. Probability of B is equals to 0.45. लिख लिया? बता रहा हूँ ना, अभी लिखूंगा उसका हैंड रेस करना, कौन इसका आंसर बता सकता है। If A and B are mutually exclusive events, then find the probability of A intersection B. पता? बाकी लोगों को नहीं पता है क्या? बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठाए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब उनका वेन डायग्राम ऐसा बनता है। कैसा बनता है?
अलग, मतलब जिसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? नहीं नहीं, कितना आसान चीज पूछ रहा हूँ यार। ए यूनियन बी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो डायरेक्टली क्या करना है, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 0.8। क्या ये समझ में आ गया? बताना चाहिए ना, नंबर बताना चाहिए ना। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ ये बताएगा। हाँ बाकी लोग अपना आंसर लिख के रखो कॉपी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अरे तुम के नीचे आंसर लेके बता। 0.2। हाँ सही है 0.2। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका क्या लगा देते हैं, होल डैश। सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल डी मॉर्गन्स लॉ, फिर उसका क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी आपने निकाला है 0.8, तो इसका आंसर कितना देगा 0.2। क्या ये आ गया सभी का? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिनको पता है आंसर करना ना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाओ। हाँ बता, जल्दी निकल, जल्दी बता। हाँ बता। 0.3 कैसे सॉल्व आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना है? इंटरसेक्शन बी 0 है, तो किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, जो कितना है 0.6। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नोट करो। इस टाइप के और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो। संडे को टेस्ट रखने। हाँ ठीक है, वेरी गुड। डेरिवेटिव सी का प्रोबेबिलिटी दोनों दूसरी प्रोबेबिलिटी की सॉल्व करना। ठीक है, आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा एग्जांपल्स बच गए, मैं एग्जांपल्स करवा देता, करा दूंगा एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी। एक आध अच्छे क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के तो करा देता हूँ। हाँ ये वाला क्वेश्चन ना इसमें नहीं है, तो इसको नोट करो। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में 3 इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला नोट करो। ये फॉर्मूला आपको मैंने नहीं लिख पाया, और ये एग्जांपल के क्वेश्चन में आता है। वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. Note करो ये फॉर्मूला। आगे समझ में कितना इजी है पहली बार तो
अरे इसका प्रूफ दिया है उसमें, तो एग्जांपल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया है, अरे इसका उसको नोट डाउन करके रखे रहो। आगे कर लेंगे करेक्ट ऐसा ही लगा और स्टार्ट आंखों में काम अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ओके चलो, ये फॉर्मूला याद रखना अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई हुआ तो। एक और क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट when a hand of 7 cards is drawn from a hand of 7 cards, मतलब एक्चुअली 7 पत्ते खींचना जो बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसी को hand of 7 cards इंग्लिश में बोला जाता है। Find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck, of 52 cards, comma, it contains all king. It contains all kings. पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 है 3 kings, पार्ट 3 है at least 3 kings, पार्ट 3 है at least 3 kings। That's it, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को कंप्लीट करते हैं फिर हो जाएगा। तो 52 कार्ड्स का एक पैक है और इस 52 कार्ड के पैक में से कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं? कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं? 7। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, अब इसका ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा? n of s क्या आएगा? 52c7 ये आ जाएगा ऑल पॉसिबल आउटकम। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट में बोला है इवेंट ए अगर देखा जाए ऑल किंग्स, तो सारे किंग होने का काउंट क्या होगा? n of a क्या होगा? आप बोलो जो बोल रहे हैं बस, नहीं कुछ भी होगा, एक और होगा ना सर। बस हो गया, सबने बोल दिया। वो तो अभी प्रोबेबिलिटी में आएगा ना, जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो ये आएगा n of a by n of s, ये आएगा जिसमें डिनोमिनेटर तो तुमने निकाल लिया, ये आएगा 52c7। न्यूमरेटर क्या आएगा? n of a का काउंट क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन। ये सही होगा, तो इसका आंसर आएगा 4c4 into 48c3। तो यार न्यूमरेटर में आएगा 4c4 into 48c3। हाँ ठीक है, चलो चलो वो छोड़ दो, इधर पे समझो। अभी एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा डिनोमिनेटर में तो आपको पता है क्या आता है, जितने पॉसिबल है और जितने निकाल रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं। न्यूमरेटर में जो फेवरेबल निकालते समय डाउट होता है ना, उसका एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करो, ये ऊपर वाले नंबर को जब सम करोगे तो वो इतना आना चाहिए नीचे वाले का टोटल के, और जब नीचे वाले को सम करोगे तो वो टोटल सिलेक्शन की इक्वल आना चाहिए, मतलब किसके? 7। समझ में आ गया ये चीज? इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आएगा। और देखो ऑल किंग्स मतलब 4 के 4 क्या निकल 4 में से 4 किंग निकलने चाहिए, बाकी 48 क्या नॉन किंग्स, उसमें से 3 कार्ड्स निकालने चाहिए, तो 7 में से सारे किंग्स आ गए। अब सेकंड कंडीशन मैंने क्या लिखा है बताओ जल्दी से? नहीं, 3 किंग्स। 3 किंग्स बोला, तो 3 किंग्स में फेवरेबल आउटकम मतलब n of b का काउंट क्या होगा बताओ जल्दी से? 4c3 मतलब 4 में से 3 into 48c4। क्या ये क्लियर हो गया?
तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4C3 इंटू 48C4 डिवाइडेड बाय 52C7। चेक कर लो, ये हो गया सबका। हाँ, थर्ड केस में बताओ क्या लिखा हुआ है, at least 3 king, at least 3 king, at least 3 king, ये गलत करोगे मैं श्योर, से ज्यादा ये गलत करोगे मैं श्योर। 40 to 40 अब यहाँ पर आपको दो प्रोबेबिलिटी का सम निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग वाला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग वाला। समझ में आ रहा है ये चीज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग वाला कितना है आएगा, अभी हमने निकाला 4C3 into 48C4 डिवाइडेड बाय 52C7 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 4C4 into 48C3 डिवाइडेड बाय 52C7। समझ में आ गया? सिंपलीफाई कर लेते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी में एट मोस्ट 1 किंग, एट मोस्ट 1 किंग का मतलब समझते हो, ज्यादा से ज्यादा एक किंग। तो आप आपको 0 किंग और 1 किंग दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो पहले 4C0 और 48C7 आएगा, अगले वाले में क्या आएगा 4C1 और 48C6। क्लियर हो गया ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट वाले, ध्यान रखना। दैट्स इट, एंड करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।